नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में राजभवन और राज्य सरकार के आमने सामने होने के कई प्रकरण सामने आए हैं। यही वजह है कि सरकार के कई बिल राजभवन में लंबित हैं, जिन्हें मंजूरी का इंतजार है। लेकिन ताजा प्रकरण प्रदेश में आरक्षण की मंजूरी का है, जिस पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। हालांकि आरक्षण जल्द पास हो, इस पर पहले तो राज्यपाल सहमत थी, पर विधानसभा में पारित होने के बाद 6 दिन बाद तक आरक्षण का विधेयक लंबित है। अब राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक पर बयान देकर के सबको चौंका दिया है। राज्यपाल के बयान के बाद एक बार फिर से अब आरक्षण विधेयक को लेकर राजभवन और सरकार आमने सामने नजर आ रहे हैं। के लिए सत्र बुलाने की बात कही थी। अब इस विधेयक में ओबीसी आपका अन्य समाज का 3% और एससी का समाज का 1% और 32, और मैं आज अगर दस्तखत करती हूँ तो फिर स्थिति वैसे ही हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार ने क्या आधार मानकर इस का इतना ज्यादा आरक्षण बढ़ाया है, और ऐसी परिस्थिति में अगर मामला फिर उलझ जाएगा तो न एससी को फायदा होगा और न ही इसमें ओबीसी को या जनरल को, न एसटी को। एकदम बिना सोचे समझे एकदम हस्ताक्षर, तो क्योंकि इसमें सभी लोगों ने आपत्ति लगा दी है, जो मेरे पास ज्ञापन आए हैं। आम जनता से जुड़ा विषय है और जो पार्टी शासन कर रही कांग्रेस पार्टी, उन्होंने बिना अध्ययन के हमारी सारी आपत्तियों को दरकिनार करके भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए, सभी परिस्थितियों को जानते हुए उन्होंने जानबूझ के कदम उठाया और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी, आज छत्तीसगढ़ का एससी और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का नौजवान अपने आप को छला महसूस कर रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर पूरा जो प्रदेश के साथ पूरी सरकार खड़ी है और जिसकी जितना जनसंख्या है उसके अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण का मतलब ये कि एसटी को भी मिले, ओबीसी को भी मिले, अनुसूचित जाति को भी मिले, और इसी आशय के लिए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल के आदेश के अनुसार हम लोगों ने विशेष सत्र यहाँ पर बुलाया था और हम लोगों ने विधानसभा में एक विधेयक पारित किया है, जिसमें अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32% और ओबीसी को 27% और बीकर सेक्शन है उनको 10% का आरक्षण का प्रावधान है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को जो कमिट किया था, उसके लिए विधानसभा का सत्र बुला करके विधेयक पारित करा दिया गया। और जैसा कि माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने कहा था कि विधेयक आते ही हम सिग्नेचर कर देंगे, अनुमति दे देंगे, आज पर्यंत महामहिम का अनुमति हमको नहीं मिल पाया है। तब भी हमने कहा था कि राजभवन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं आने वाला है, और आज भी हमें राजभवन के ऊपर पूरा विश्वास है। वो संवैधानिक प्रमुख है, न राजभवन डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट के दबाव में आने वाला है, न ही भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रकार के दबाव आने वाला है। तो आरक्षण विधेयक पे पेंच फंस गया है। राज्यपाल ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि आरक्षण विधेयक को फिलहाल मंजूरी नहीं दी जा सकती, जिसे लेकर के अब राजभवन और सरकार में तकरार देखने को मिल रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, बीजेपी का कहना यह है कि आपने विशेष सत्र बुलाने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, जो मसला बहुसंख्यक आबादी के हित से जुड़ा हो, जो जन सरोकार के विषय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो, युवाओं के हित प्रभावित होते हैं, शिक्षा और रोजगार जैसे विषय उससे जुड़े हैं, उसमें तत्परता तो बरती जानी चाहिए। और महामहिम का जो बयान है, पहले आपको याद होगा सरकार को विशेष सत्र बुलाकर
मंजूरी देने की बात, विधेयक पास करने की, बिल लाने की का जो सुझाव है वो महामहिम की ओर से ही आया था जी। और यह भी बयान था कि मैं तत्काल उस पर हस्ताक्षर कर दूंगी। और जब विशेष सत्र 1 और 2 तारीख को बुलाया गया, सर्वसम्मति से बिल पास हुआ और उसके बाद 5 वरिष्ठ मंत्री जो है सरकार के, वो स्वयं जाके महामहिम को सौंपे। उस समय भी उनका वक्तव्य जो था कि आज विधि सलाहकार जो है वो नहीं है, मैं सोमवार को हस्ताक्षर करके भेज दूंगी। और वो सोमवार को बीते भी आज दूसरा सोमवार हो गया। तो संदेह तो इस बात से पैदा होता है दिव्यांशु जी कि बार बार अलग अलग बयान क्यों आ रहे हैं और जिस बात के लिए, जिस बिल के लिए राजभवन से ही सुझाव आया था, अब किनके दबाव में और क्यों रोका गया है। और ये पहली बार नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो निश्चित रूप से महामहिम बेहद संवेदनशील है, सरकार की संवैधानिक मुखिया है और परस्पर सहयोग बराबर मिलते रहा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में चरित्र है, महाराष्ट्र में आपको याद होगा, आधी रात को राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाता है, भोर होने से पहले अल्पमत के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में चुनी हुई सरकार के खिलाफ राजभवन से पत्रकार वार्ता ली जाती है। झारखंड में क्या हुआ, मणिपुर, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, तो वो स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि बहुसंख्यक आबादी का हित जिससे प्रभावित होता है, वैसे बिल को यथाशीघ्र पास किया जाए। और मूल बात, सामाजिक न्याय का उद्देश्य दिव्यांशु जी कोई एक वर्ग नहीं होता जी, सभी वर्गों के आबादी के आधार पर उनकी जो स्थिति है, जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति है, उनके अनुरूप। और ये जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है, तो उसके लिए आधार तो जस्टिस छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में क्वांटिफाइबल डेटा आयोग जो गठित किया गया था, उसके जो तथ्य हैं, जो स्थानीय निकाय से ग्राम पंचायत के सामान्य सभा में, नगरीय निकाय के सामान्य सभा में अनुमोदित है, बाकायदा दावा आपत्ति मंगाए गए थे, आधार से लिंक है, तो ठोस आधार तो सरकार के पास है। इसमें जो अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण जो रमन सरकार ने दुर्भावनापूर्वक 4% काटे थे, उस वर्ग का भी 1% बढ़ाया गया है। ओबीसी जो बहुसंख्यक आबादी है छत्तीसगढ़ में, 14% से बढ़ाकर 27% किया गया है। ठीक है। यही नहीं, जो सामान्य वर्ग के हैं, जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो है, उनको भी 4% का रिजर्वेशन है सेंसेक्स के आधार पर। तो आधार तो है, तभी तो ये चीजें प्रस्तुत की गई है, विधानसभा में लाया गया है। ठीक है, चलिए। अधिकतम जो लिमिट है ईडब्ल्यूएस की वो 10% है। यहाँ जो आंकड़े आए हैं वो 4% के। तो सामाजिक न्याय की दिशा में भूपेश सरकार पहले दिन से प्रयास कर रही है। 15 अगस्त 2019 को भी लगभग इसी, ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं सुरेंद्र जी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार की नीयत तो पाक साफ है, सरकार की नीयत पे संदेह नहीं उठाना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया लेता हूं मुकेश जी से। मुकेश जी, क्या कहेंगे सुरेंद्र जी की बात पर? वो तो कह रहे हैं कि नहीं, सरकार की नीयत तो बिल्कुल सही है, क्या कहेंगे इस पर, बताइए। अंशु जी लगाए वो समय ही अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है कि तो आनंद फानंद में कोई विधेयक लाए और उसमें कोई गंभीरता दिखी नहीं इनकी। यदि आपत्ति जिन वर्ग को था, जिनको तकलीफ थी, जिनका आरक्षण कम हुआ था, उनको राहत पहुंचाना था, तो उस वर्ग विशेष को वापस उस स्थिति में आ जाए, ऐसा प्रयास यदि सरकार की होती तो मुझे लगता है ये परिस्थितियां नहीं आती। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार गंभीर है नहीं इस विषय में जी। और निश्चित रूप से अब उनको भय सताने लगा है कि जब पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी सड़क पे आ गए हैं और सरकार का विरोध करने लगे हैं। दूसरे हम कांग्रेस को भाई संविधान की बात कर रहे थे, तो संविधान की बात करने का जितना मजाक कांग्रेस सरकार ने और कांग्रेस पार्टी का मजाक उड़ाया है, आज तक किसी ने नहीं उड़ाया होगा। तो उसका इमरजेंसी बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। इसलिए संविधान की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और छत्तीसगढ़ के अंदर में यदि हमारे वनांचल के आदिवासी भाइयों का आरक्षण कम हुआ है, तो उसके प्रति सरकार कब और कैसे कैसे गंभीर रही, ये बात बतानी चाहिए। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, तो बराबर आरक्षण आदिवासी वर्ग के भाइयों को मिल रहा था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी वो मिलते रहे, उनका वो हक कहीं ना जाए, उनका हक उनको मिलते रहे, उसमें कोई तकलीफ ना है। इसके लिए क्या प्रयास उन्होंने किया है,
तो जी। कहीं ना कहीं वो प्रयास गंभीर नहीं थे। आज अब जब आदिवासी भाई सड़क में आ गए हैं, तब इनको अब समझ में आ रहा है कि अरे ये तो बहुत बड़ा वर्ग छत्तीसगढ़ का हमारे विरोध में आ गए हैं। अब इनको लगने लगा है तो ये दुनिया भर की बात, और भारतीय जनता पार्टी को उसमें दोषी। अरे इसमें भारतीय जनता पार्टी तो कहीं है ही नहीं। हम तो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों को यदि हमने आरक्षण दिलवाया है अपने शासनकाल में, जी। 15 साल में, उतना आरक्षण तो दे, ठीक है। उतना आरक्षण उनका हक है और उनका हक उनको मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है मुकेश जी। डॉक्टर चंद्राकर से मैं एक सवाल कर लेता हूं। डॉक्टर चंद्राकर, कांग्रेस राज्यपाल से सवाल पूछ रही है और वो ये कह रहे हैं कि अगर कानून में कोई कमी है तो विधेयक को वो लौटा सकते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, जी। इस पृष्ठभूमि में कुछ दिनों के घटनाओं के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जी। देखिए, यहाँ पर राज्यपाल महामहिम जी जो कह रही हैं कि वो अभी जो स्टेटमेंट दी है कि इसमें सिर्फ एसटी समुदाय के लिए मैं एग्री थी, तो फिर ये कैसे बनेगा? एसटी समुदाय के लिए तो माननीय न्यायपालिका ऑलरेडी इसको खारिज कर चुकी थी। उस दृष्टिकोण से देखें, बिल्कुल। फिर अध्यादेश लाने की बात कही गई, बीजेपी के तरफ से भी कही गई। अध्यादेश चूंकि 6 महीने के लिए ही अस्तित्व में रहता है, इसलिए महामहिम के ही सहमति से विशेष सत्र बुलाया गया। यह अधिकार महामहिम को है, संवैधानिक। अब दूसरी बात है, वहां पर संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो साफ साफ बोले कि वो 27% ओबीसी आरक्षण के विरोध में नहीं गए, न एसटी के, बल्कि उनका कहना था कि कुछ संशोधन के साथ हम इस बिल का समर्थन करेंगे, वो तो और बढ़ा रहे थे। जी। तो यहां पर महामहिम के स्टेटमेंट में और नेता प्रतिपक्ष के स्टेटमेंट में थोड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल यह है, इंदिरा साहनी जजमेंट जब यह कहती है 9 जजों का बेंच, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, और भूपेश सरकार उस विधेयक के माध्यम से उसको वो अधिकार देती है, तो वो तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही अधिकार दे रही। इसलिए मैं छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद दिव्यांशु जी, दिनेश नंदन साय साहब से लेकर के वर्तमान राज्यपाल तक का जो देखा, जी। इस तरह का विवाद हम कभी नहीं देखे। हाँ, महामहिम के पास अधिकार है को विधेयक को अगर सहमत नहीं है तो पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें, जी। या फिर राष्ट्रपति जी को विचारार्थ उसको भेज दें। ठीक तो है। संवैधानिक प्रक्रियाओं से गुजरना है, लेकिन यहां पर संवैधानिक पदों पर जो भी रहते हैं उनको कम बोलना चाहिए। यहां पर उनको अपने कलम के माध्यम से, विधि सलाहकारों के माध्यम से सलाह मशविरा लेना चाहिए। और इस तरह का जो बयानबाजी आ रहा है, एक वर्ग की ही बात नहीं कर सकते। सुरेंद्र वर्मा जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। ये सामाजिक न्याय की बात है, और सामाजिक न्याय में ओबीसी भी है तो उच्च वर्ग भी है, जिनको 4% यहाँ की सरकार विधेयक के माध्यम से दे रही है, या फिर एससी समुदाय भी है। एससी समुदाय को डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जो पोजीशन था उसमें भूपेश जी की सरकार 1% वृद्धि की थी। तो ये टेक्निकल विषय है। अगर यहाँ विधि के जो जानकार हैं, विद्वान न्याय के जो विधिवेत्ता हैं, उनसे आप सलाह मशविरा करिए, नहीं तो उठा के बिल को राष्ट्रपति जी के पास भेजिए ना। आपको अधिकार है, संवैधानिक अधिकार। लेकिन यह कहना कि मैं एक वर्ग के लिए, यह इंदिरा साहनी 9 जजों का बेंच, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसमें एससी समुदाय में भी वृद्धि करने की बात है, तो यहां पर सर्वांगीण समस्त नागरिकों के आप संवैधानिक पद को प्रतिनिधित्व कर रही हैं, न कि एक वर्ग विशेष का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। मैं सुरेंद्र जी के पास वापस जाना चाहूंगा। सुरेंद्र जी, विपक्ष का कहना ये, वो 3 बातें बोल रहे हैं। पहला तो वो ये बोल रहे हैं कि आपने विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार किया। दूसरा वो ये बोल रहे हैं कि आपने पूरी तैयारी नहीं की, बिना अध्ययन किया आपने कदम आगे बढ़ा दिया। और तीसरा, आपका पूरा फोकस जो था वो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को जीतने पर था। क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल चुनावी लिहाज से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया जरूरी हैं। कांग्रेस का जो संघर्ष है आरंभ से ही सामाजिक न्याय रहा है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य जो है आबादी के आधार पर, पिछड़ेपन के आधार पर प्रमुखता से उनको उनके साथ न्याय हो। और हमारी सरकार का अभी भानु प्रतापपुर चुनाव तो अभी आया ना दिव्यांशु जी, 15 अगस्त 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, उसका अध्यादेश भी जारी हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी लगातार षड्यंत्र करते रही। रमन सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक इरादतन
जो ननकीराम कमेटी के वो दस्तावेज थे उसको न्यायालय में छुपाया। ये मेरा आरोप नहीं है, ये सबसे वरिष्ठ विधायक हैं आदिवासी समाज के भारतीय जनता पार्टी में। ननकीराम कंवर ने स्पष्ट रूप से कहा कि जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक रमन सरकार ने न्यायालय में दस्तावेज प्रस्तुत ही नहीं किए। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं, बताइए 15 साल ओबीसी के आंकड़ों के संदर्भ में डेटा कलेक्ट करने के लिए क्या प्रयास हुए? 15 साल ये सरकार में रहे, 14 से 18 तक दोनों जगह केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। ये बताएं 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए इनके द्वारा क्या प्रयास हुए? जनगणना होती है दिव्यांशु जी, 2011 के बाद 21 में होनी थी, कोविड के कारण नहीं हुआ। जो 23 में होना है, तमाम राज्यों का यह मांग है कि जनगणना रजिस्टर में जाति का कॉलम दर्ज किया जाए। पूरे देश में एक समग्र आंकड़े आ जाएंगे राज्यवार, जातिगत। लेकिन मोदी सरकार दुर्भावनापूर्वक बना कर रही है क्योंकि इनकी नियत नहीं है। और हाल ही में 7 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन गया। मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात की निराशा है, दुख के साथ कहना पड़ रहा है दिव्यांशु जी, कि जो महामहिम है वो पूरे प्रदेश की महामहिम है, किसी एक जाति वर्ग से नहीं बांधा जा सकता। लेकिन उनको यदि ओबीसी आरक्षण बढ़ाने से तकलीफ है, उनको यदि ईडब्ल्यूए आरक्षण से दिक्कत है, तो ये न केवल संवैधानिक बल्कि यहाँ के मूल निवासी है जो 97% आबादी है, उनके साथ अन्याय होगा। इस प्रकार का एक दायरे में बांधना कि एक वर्ग की आरक्षण बढ़ाने से आपत्ति नहीं है, दूसरे वर्ग के हितग्राहियों को शामिल करने में आपत्ति है, तो मैं समझता हूं कि बेहद दुखद और निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र रहा है, आपको याद होगा जब कृषि कानून आए थे, उस समय भी जब मंडी संशोधन एक्ट लाया गया था किसानों के हितों के संरक्षण के लिए, डीम्ड मंडी लाकर जो है व्यापारियों को कानून के दायरे में बांधा गया था, वो बिल भी आज तक लटका है। जिस प्रकार से स्थानीय प्रतिभाओं को कुलपति के रूप में नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम लाया गया था, उस पर भी लगातार राजभवन से सहयोग नहीं मिला। और तेंदुपत्ता बीमा और तेंदुपत्ता संग्राहकों के हित के लिए जो केंद्र सरकार ने दुर्भावनापूर्वक केंद्रांश रोकी, उसके बाद जो शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पर जो एक्ट लाया गया था तेंदुपत्ता संग्राहकों के बोनस के लिए और बीमा के लिए, दुखद है कि वह भी काफी दिनों तक राजभवन में रुका रहा। तो यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, यह सीधी लड़ाई में यह जनता के बीच की विश्वसनीयता नहीं है। तो इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से पेशा कानून भी आपको याद होगा, जब ये 15 साल सरकार में थे, 96 का कानून है, इनको नियम बनाने का याद नहीं है। 2018 तक हमारी सरकार आने के बाद जब पेशा के नियम बने, वैसा महत्वपूर्ण जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र सरगुजा और बस्तर के क्षेत्र प्रभावित होते हैं, महीने भर से ऊपर तक लटका रहा। तो हमारा तो निवेदन है महामहिम से कि बहुसंख्यक आबादी का हित जुड़ा है, शिक्षा और रोजगार के विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुसंख्यक आबादी का हित और तत्काल हस्ताक्षर करे। जी, बिल्कुल आपने सही कहा सुरेंद्र जी, ये एक ऐसा मामला है जिसमें बहुसंख्यक आबादी का हित जुड़ा हुआ है। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं मुकेश जी से। मुकेश जी, सुरेंद्र जी की बात पर क्या कहेंगे आप? देखिए दिव्यांशु जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार है, जब कोई काम, कोई नाकामी इनको दिखती है, तो ये सीधे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। ये शराबबंदी कर नहीं पाते, प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा करने के बाद उसमें भी ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोग नहीं करने की बात करते हैं। यदि आदिवासी मुद्दे से मत भटकिए। जिस प्रकार से 15 गुना सुरेंद्र जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। 400 करोड़ के राजस्व को 5000 करोड़ तक पहुंचाने वाले सुरेंद्र जी शांत हो जाइए। की बात करते हैं। जी, क्यों नहीं दिया कमेटी में नाम? राजनीतिक कमेटी में 2 विधायकों का नाम आना था। यह सामाजिक जिम्मेदारी से भागते हैं, जी बात करेंगे। जी सुरेंद्र जी शांत हो जाइए। मुकेश जी अपनी बात पूरी कीजिए, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से मत भटकिए। जी बोलिए। मैं मुद्दे से ही बात कर रहा हूं और ये इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आप करनी और कथनी में अपने आपके फर्क है। आप यदि 27% आरक्षण जिसकी बात कर रहे हैं, वो आरक्षण की बात आज पहली बार नहीं कर रहे हैं। और फिर चंद्राकर जी भी बोल रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष का बयान और फिर उसको जोड़ते हैं महामहिम के बयान के साथ। महामहिम संवैधानिक पद है, वो संविधान चर्चा करके क्या कर रहे हैं? इससे भारतीय जनता, हम तो अपने विपक्ष की भूमिका में हैं,
यदि प्रदेश की जनता को, प्रदेश के किसी वर्ग को तकलीफ होगी तो हम उसमें बात करेंगे, आवाज उठाएंगे। मुकेश जी, एक बात बताइए, मुकेश जी, इनकी अरे सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, एक मिनट, विशेष सत्र को जी, मैं एक सवाल कर लूं, सुरेंद्र जी, मैं एक सवाल कर लूं मैं। मुकेश जी, रविंद्र चौबे जी ये कह रहे हैं कि राजभवन बीजेपी के दबाव में नहीं आने वाला, मतलब इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दबाव जैसी बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे इस पर? जब कह रहे हैं कि दबाव में नहीं आने वाली है तो निश्चित रूप से उनका आपस में राजभवन और सरकार के बीच का कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा तो निश्चित रूप से जो हल निकलेगा वो सत्य रहेगा और सही हल निकलेगा। लेकिन ये हर बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो आरोप मढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये गंभीर बात है और ये इनकी कमजोरी है। सरकार में बैठे आज भी इनको एहसास नहीं है कि सरकार में इतना बड़ा जनादेश मिला है, अरे उसके सम्मान करिए और सभी लोगों की हितों की रक्षा कैसी होगी। फिर किसके कहने पे, किसके इशारे पर रुक रहा है? अरे सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। सुरेंद्र जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कहाँ है कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी इसमें कहाँ है? आप शराबबंदी नहीं कर चलिए, पाते, ठीक है, भारतीय ठीक है, जनता ठीक पार्टी है, ने नहीं ठीक किया। है। आप बेरोजगारी भत्ता नहीं कर पाते, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। आप लोगों के नियमितीकरण की बात करते नहीं कर पाते, फिर उसमें भारतीय मुकेश जी, जो कि इनकी जी, सुरेंद्र जी, की है। चलिए ठीक है, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं डॉक्टर चंद्राकर से एक सवाल कर लेता हूं। जी, ठीक है। डॉक्टर चंद्राकर, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से ये जो खींचतान देखने को मिल रही है, 6 दिन हो चुके हैं और ये जो विधेयक है अभी भी लंबित है, तो आपको क्या लगता है कि इस विधेयक का क्या भविष्य होने वाला है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी, दिव्यांशु जी, महामहिम राज्यपाल जी को अनुच्छेद 200 के अनुसार अधिकार है जी कि या तो वो बिल में हस्ताक्षर कर दें या फिर संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पुनर्विचार के लिए सरकार के पास भेज दें या फिर राष्ट्रपति जी के विचारार्थ उसे राष्ट्रपति जी के पास भेज दें। सिर्फ 3 चारा है जी। रही सवाल ये जो सब बातें हैं कि एक वर्ग बाकी वर्ग को शामिल कर लिए, इसमें नेता प्रतिपक्ष का भी स्टेटमेंट है कि संशोधन के साथ और वृद्धि करके हम इस बिल को समर्थन देंगे, ये सार्वजनिक रूप से बोले हैं। तो एक तरफ वास्तविक कार्यपालिका है जिसे कानून बनाने का अधिकार है, बिल्कुल, यहां के विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार, और कानून बनाने का अधिकार जिस जस्ट लाइक पार्लियामेंट को है उसी तरह से विधानसभा या विधानमंडल या विधान परिषद को। और वहां पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत हैं तो वो बिल पास हो गया। तो महामहिम जी के पास लिमिटेशन कम है जी। उनको वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत ही निर्णय तुरंत लेना चाहिए और नहीं अगर उनको अड़चन लगती है तो उनको अधिकार है वो राष्ट्रपति जी के पास विचारार्थ भेज सकते हैं। जी, लेकिन डॉक्टर चंद्राकर, यहां पर यह भी तो एक गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि बड़े वर्ग का अहित भी तो हो रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हस्ताक्षर वो नहीं कर रही हैं महामहिम राज्यपाल, इसके पीछे कारण ये है जी कि महामहिम जी सार्वजनिक रूप से जो स्टेटमेंट दे बैठी कि अध्यादेश के बजाय सत्र बुलाना चाहिए, सत्र बुलाया गया, उसमें सरकार व्यापक दृष्टिकोण से, विभिन्न विपक्ष भी व्यापक दृष्टिकोण से अपने अपने विचारों को सदन में रखी। लेकिन सरकार जो मंत्रिमंडल में के बैठक में जो बिल पास किए थे उसको वो वहां पर सदन के फ्लोर में पास करवा ली सर्वसम्मति से। तो ये तो है, लेकिन इससे क्या है दिव्यांशु जी, इस तरह के स्टेटमेंट चाहे संवैधानिक पद पर रहे, संवैधानिक पद पर महामहिम ही नहीं है भैया, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, मंत्रिमंडल मंत्री परिषद के सदस्य भी हैं, ये सब संवैधानिक पद है जी और सब संविधान की शपथ लिए हैं जी। तो सबकी कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हितों के ऊपर अपने राज्य के नागरिकों के कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी भी है ये दिव्यांशु जी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और ऐसे विषय के ऊपर जहां पर इतनी बेरोजगारी है, तरह तरह की नियुक्तियां रुकी हुई हैं, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर त्वरित समाधान निकलना चाहिए।
बिल्कुल, ये बात आपने काफी अच्छी कही कि इसके ऊपर जो है त्वरित समाधान निकालना चाहिए, अधर में नहीं लटके रहना चाहिए। चलिए, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त ये देखने को मिल रहा है, जहां पर राजभवन और सरकार आमने सामने आ गए हैं, राज्यपाल ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। अब इसे लेकर के विपक्ष सरकार पर और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहा है। आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इस पूरे प्रकरण में एक बड़े वर्ग का अहित हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और हमारा भी मानना यह है कि जल्द से जल्द इस पर समाधान निकलना चाहिए। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।